सिक्स्थ बैलन डोर मिलेगा तो नहीं लेकिन मिलना चाहिए भाई डेफिनेटली। यहां पर आज के फुटबॉल डेली के एपिसोड्स में मैनेजर की हेरा फेरी पे तो बात करेंगे ही करेंगे, और साथ ही यहां पर किस तरीके से बार्सिलोना अब हंसी फ्लिक के साथ अपना फ्यूचर देख रही है, और क्यों लुका मॉड्रिच और टोनी क्रूज का यहां पर अपने करियर को एंड करने का तरीका लग एक सकता है, लेकिन उसके पीछे की सोच डिफरेंट है। लेकिन सारी खबरों से पहले बात कर लेते हैं कि हमारे क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो ने यहां पर किस तरीके से कल एक रिकॉर्ड बनाया है, और आने वाले दिनों में भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड टूट सकता है। सबसे पहले भाई यहां पर कल अल नसर वर्सेस अल खराब इतिहाद का यहां पर मैच था, एंड डेफिनेटली यहां पर अल नसर ने अल इतिहाद को हरा दिया है। करीम बेंजेमा यहां पर इंजर्ड थे, और अल इतिहाद का सीजन यहां पर बद से बदतर जा रहा है। जो टीम पिछली बार सऊदी लीग जीती थी, इस बार 5वें स्थान पर वो फिनिश कर रही है। अल नसर की बात करें, लीग ऑलरेडी यहां पर फिनिश हो चुकी है, अल हिलाल जीत चुका है, लेकिन फ्राइडे के अल हिलाल के अगेंस्ट फाइनल शोडाउन से पहले कप फाइनल में यह मैच बड़ा इंपॉर्टेंट था। यह मैच इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि यह लीग का आखिरी मैच था, और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को 2 गोल की जरूरत थी यहां पर टॉप स्कोरर फिनिश करने के लिए। और जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो को किसी चीज की जरूरत होती है ना, तो वो उसको लेके रखता है। हाँ, वो अलग बात है अगर वर्ल्ड कप हो तो कोई दूसरी चीज बात करते हैं, लेकिन डेफिनेटली यहां पर कल की अगर मैच की बात करें तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज लुकिंग शार्प। अल नसर की बात करें, अच्छी दिख रही थी, क्रिस्प दिख रही थी। रोनाल्डो के यहां पर 1-2 गोल ऑफसाइड से हटे भी। डेफिनेटली यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अपना मोमेंट मिलता है। अब देखो इस मैच में टैक्टिकल यहां पर कुछ ज्यादा था नहीं, बट आप स्टोरी को, अगर आप उस फैन एटमॉस्फेयर की बात करो, अगर आप उस पूरे मैच की वाइब देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि यहां पर एक रिकॉर्ड के लिए एक प्लेयर काफी ज्यादा एक्साइटेड है, एंड दैट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको 2018 और 19 के सीजन में हमदल्ला का 34 गोल का जो रिकॉर्ड था लीग में, वो तोड़ना था। यहां पर पहला गोल आता है, काफी सही से उसको कंट्रोल किया, एक लोअर वॉली के साथ यहां पर गोल मारा, और लेकिन अगर सेकंड की बात करें सो इट वाज क्रिस्टियानो रोनाल्डो हेडर। पता है ये जिस तरीके के वो गोल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मेरे लिए पर्टिकुलरली अल नसर को देखने का एक सबसे बड़ा पर्क ये है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो से हम लोग यूरोज में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप ये मान के चलो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज डेफिनेटली 39 की एज में अपने, इससे ज्यादा 39 की एज में और कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, एक लुका मॉड्रिच है, बट एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो 2 लेवल ऊपर की तरफ खेलता है, एंड दैट्स लाइक लुका मॉड्रिच और क्रिस्टियानो रोनाल्डो एपिटोम है भाई, ये फिटनेस के एपिटोम है, ये मेंटालिटी के, और एपिटोम है ये हंगर के, कि किस तरीके से यहां पर हर एक चीज चाहिए तो मतलब चाहिए। 11 असिस्ट के साथ, 35 गोल के साथ, 46 गोल कंट्रीब्यूशन के साथ, ये बताता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अल नसर के इस चैलेंज को लिया तो है। ठीक है, रॉबर्टो फर्मिनो की बात करें 9 गोल है, अगर अल इत्तेहाद में करीम बेंजेमा की बात करें ऐसी है यहां पर, उसके भी डबल डिजिट्स में बहुत कम ही गोल है। इसके साथ यहां पर मित्रोविच की बात करें तो उसके 28 गोल है, लेकिन जितने भी बड़े बड़े सुपरस्टार्स की यहां पर साइनिंग हुई है उसमें से सिर्फ एक ही टिका रहा और एक ही टिका रहेगा, एंड दैट इज क्रिस्टियानो सेक्सी रोनाल्डो। और इसी के साथ भाई यहां पर कप फाइनल से पहले एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो रही है। क्यों मैंने कहा कि एक आने वाले टाइम में एक रिकॉर्ड टूट सकता है, सिर्फ 7 गोल दूर है वो 900 गोल से, और यूरोज में पूरे चांसेस है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सिक्का और इक्का दोनों अगर चल गया तो हम लोग यूरोज में एक सबसे बड़ी स्टोरी को अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। क्योंकि 7 गोल अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पेल दिए तो इसका मतलब ये तो कंफर्म मान के चलो कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल एटलीस्ट सेमीफाइनल तक का अपना रास्ता देख रही है। यस, इजियर सेड दैट डन है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहां पर अब थोड़ी सी प्रीमियर लीग से, तो भाई मैनचेस्टर सिटी के लिए आने वाला सीजन काफी कंफ्यूजन वाला होने वाला है, क्योंकि यहां पर गार्जियोला का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2025 में खत्म होने वाला है, और ऐसे में यहां पर पेप गार्जियोला ने इसके रिगार्डिंग बहुत ओपन में कहा कि देखो मैं इतना टाइम रुक गया मैनचेस्टर सिटी में, ये मेरे को भी बहुत शॉकिंग लगता है, लेकिन मैनचेस्टर सिटी में चीजें इतनी अच्छी है और चीजें इतनी आराम से सपोर्टिव वे में होती है कि 8 साल भी मेरे को अब कम लग रहे हैं। लेकिन उसने ये चीज भी कहा कि आने वाले टाइम में वो इस चीज को रीइवैल्यूएट करेगा और फिर अपना डिसीजन बताएगा। अब देखो मैनचेस्टर सिटी जैसा क्लब यहां पर ऐसी चीज करता नहीं है, बट क्योंकि पेप गार्जियोला तो एक्सेप्शन भी है और यहां पर पूरा प्रिविलेज भी दे रखा है कि पेप गार्जियोला अगर चाहे तो वो अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर सकता है 2057 तक भी। लेकिन अगर वो चाहता है कि वो अब एक नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहता है तो मैनचेस्टर सिटी रास्ते में नहीं आएगी। वो पेप गार्जियोला को वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
इफ नॉट ऑलरेडी द ग्रेटेस्ट मैनेजर इन प्रीमियर लीग इन द वर्ल्ड, इन मैनचेस्टर सिटी हिस्ट्री के रास्ते में नहीं रुकेगी और उसको एक प्रॉपर फेयरवेल देगी। दिक्कत की बात यह है कि पेप गार्डियोला को रिप्लेस करना कोई इतना आसान काम नहीं है। बार्सिलोना ने भी स्ट्रगल किया था, बायर्न म्यूनिख ने भी स्ट्रगल किया था, लेकिन मैनचेस्टर सिटी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने वाली है, क्योंकि प्रीमियर लीग में जो लैंडस्केप है वो थोड़ा आप कह सकते हो कि चेंज हो रहा है। और ऐसे में यहां पर नेक्स्ट मैनचेस्टर सिटी मैनेजर कौन होने वाला है, यह एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही साथ यहां पर आप कह सकते हो कि पेप गार्डियोला के जाते ही मैनचेस्टर सिटी में कितने बड़े सुपरस्टार जाएंगे, यह भी देखने वाली बात है। क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि अगले सीजन हालैंड की खबर की बात करें, केविन डी ब्रुयने की खबर की बात करें, बर्नार्डो सिल्वा की खबर की बात करें, यह खबर रुकने वाली है। इफ नॉट अगर इनमें से एक दो प्लेयर तो इसी सीजन चला जाए। खैर, अब यहां पर देखो कुछ नाम तुम्हारे दिमाग में आ सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लेकिन इसी के साथ अगर बात करें टेन हैग की, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक मिरेकुलस फैशन में यहां पर एफए कप को जीता और उसके बाद यह लगने लगा कि भाई टेन हैग को रुकना चाहिए या नहीं। अब देखो फैन बेस का एक जो रिएक्शन होता है वो आप कह सकते हो रीसेंसी बायस से भरा हुआ होता है। हम भी क्रिएटर्स कोई दूध के धुले नहीं है। लेकिन यहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगर तुम फुटबॉल डेली के मेरे न्यूज को फॉलो करते हुए आ रहे हो तो मैंने तुमको बताया है कि बहुत सारे पंडित और बहुत सारी न्यूज लेटर्स ये बता रहे हैं कि इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि एफए कप वो जीतते या नहीं जीतते, शायद से टेन हैग पर डिसीजन ऑलरेडी बना दिया गया है। लेकिन इवन इफ सर जिम रैटक्लिफ कितना ही अपने आप को वो कर दे कि हाँ भाई हम एक प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं, कम्युनिकेशन में गैप तो है। क्योंकि जहां टेन हैग ने इरिटेटिंग वे में इस चीज को कहा तो है कि भाई एक ही सवाल कितनी बार पूछोगे। कह दिया ना कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने रिव्यू करके मेरे को बताया है नेक्स्ट सीजन कि मैं यहां पर लीड करने वाला हूं। एथलेटिक, टेलीग्राफ और गार्जियन तीनों में इस चीज को कंफर्म किया गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में टेन हैग पे पूरा रिव्यू अब हो रहा है। यानी कि मैनेजर यहां पर पब्लिक में आके कह रहा है कि रिव्यू हो चुका है और मुझे आगे का रास्ता दे दिया गया है। और बाकी सारा जो सोर्सेज है वो ये बता रहे हैं कि यूनाइटेड में रिव्यू अब चल रहा है। अब यहां पर दो तीन चीजें, जब रिव्यू हुआ ही नहीं है तो टेन हैग यहां पर इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या वो ऑलरेडी अपने सिक्के को और यहां पर ओनर्स को बस के नीचे डाल रहा है? और जब टेन हैग का रिव्यू हुआ ही नहीं है या फिर इन प्रोग्रेस है तो बाकी सारी की सोर्सेज ऐसे क्यों कह रही है कि ऑलरेडी सैक होने का डिसीजन ले लिया गया? देखो दिक्कत की बात यह है, मैं तुमको इसलिए यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन सारी बातें इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हवा में तुक्का बहुत मारा जा रहा है। अभी भी आपको मैं कह सकता हूं कि 65% चांसेस ये हैं कि टेन हैग विल बी सैक्ड और 35% चांसेस है कि टेन हैग बच जाएगा। तुम्हारे हिसाब से यहां पर बच जाना चाहिए या फिर एक्चुअली में सही में एफए कप का जो फाइनल था वो एक मिराकुलस वे में जीता और टेन हैग उसको सस्टेन नहीं कर पाएगा, इसलिए यहां पर लॉन्ग टर्म की तरफ देखना चाहिए और वो टेन हैग के साथ तो नहीं है। इसी के साथ अगर बात करें यहां पर चेल्सी की, तो भाई यहां पर मरेस्का को, लेस्टर सिटी के मैनेजर को 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देने जा रही है चेल्सी। ये इन कंपैरिजन पोचेटिनो को सिर्फ 2 साल का दिया था विद एन ऑप्शन टू एक्सटेंड, लेकिन मरेस्का को यहां पर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है, ये दिखाने के लिए कि पूरी की पूरी आइडियोलॉजी को हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन तुमको पता है फुटबॉल में हर चीज कोई परमानेंट नहीं होती और फुटबॉल में ये दिखाने का खेल भी मात्र 2 महीने में चेंज हो सकता है। क्योंकि यही चीज तो लैम्पार्ड के साथ, यही चीज तो यहां पर ग्राहम पॉटर के साथ, यही चीज तो पोचेटिनो के साथ भी करने की कोशिश की थी। सवाल इस चीज का नहीं है कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का दिया, सवाल इस चीज का है कि आप एक्चुअली में मरेस्का की आइडियोलॉजी से कितनी जल्दी बाइंड करोगे। ऐसा नहीं है कि वो आएगा और यहां पर आते ही पेल देगा, क्या पता पेल दे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि उसको कोई और ही उसको ही कोई पेल दे। लेकिन पॉइंट ये है कि यहां पर अगर आप कह रहे हो कि हम एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के साथ जा रहे हो तो इसका मतलब क्या है? हम मान के चले कि चेल्सी आने वाले टाइम में अपनी मेंटालिटी को एक प्रोग्रेसिव रखना चाहती है रादर देन एक एग्रेसिव वन। भाई आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, शायद से मरेस्का को 1 या 2 साल लग जाएंगे, लेकिन द पॉइंट सिंपल मोरल की अगर हम बात करें या मॉरल ऑफ द स्टोरी की बात करें तो भाई वो यही है कि अगर मरेस्का को आप 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट देके दिखाना चाह रहे हो कि हम आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, तो जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं जाएंगे ना तो फिर उस चीज को ध्यान तो रखना। और इसके चांसेस भाई काफी ज्यादा है। ये जो आज के बड़े क्लब जो बेट कर रहे हैं ना, बड़े बड़े पोटेंशियल मैनेजर्स पे, ये बड़ा हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला गेम होता है। इसी के साथ अगर रियल मैड्रिड से बात करें तो भाई लुका मॉड्रिच ने अपने और टोनी क्रूज के रिगार्डिंग ये बताया कि उसका फ्यूचर और मेरे फ्यूचर के साथ मैनचेस्टर रियल मैड्रिड जिस तरीके से डील कर रही थी वो अलग अलग है। उन्होंने यहां पर कहा कि देखो मेरा भी जो सीन है वो रियल मैड्रिड में रिटायर होने का ही है, और ये आप मान के भी चल सकते हो कि इस सीजन भी और नेक्स्ट सीजन या फिर पिछले सीजन की बात करें बहुत टाइम से मॉड्रिच को बड़े बड़े ऑफर्स आ रहे हैं, बट उसको वो ऑफर्स नहीं चाहिए। ऐसे में यहां पर रियल मैड्रिड में भी ये चीज
अब समझ में आ चुकी है कि लुका मॉड्रिच को रुकना ही है और यहां पर वो एक सेकेंडरी रोल लेने के लिए भी राजी है। लेकिन उसने ये चीज भी कहा है कि टोनी क्रूस ने ये चीज एक इंटरव्यू में कहा है कि लुका मॉड्रिच और मेरा करियर को खत्म करने का तरीका डिफरेंट है। जहां टोनी क्रूस ये चाहता था कि वो रियल मैड्रिड में ही रह के खत्म करे, वही मॉड्रिच भी चाहता है। बट कैच यहां पर यह है कि टोनी क्रूस अपने हाईएस्ट लेवल पे खत्म करना चाहता था, जहां पर वो एक अनटचेबल हो और अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हो, जो कि वो है 34 में। लेकिन अगर हम बात करें लुका मॉड्रिच की, तो मॉड्रिच अभी भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाले लेवल पर ही है कि भाई मतलब उसी पाथ पे जा रहा है कि मेरी माइंड मेरा माइंड, मेरी बॉडी और मेरे लेवल्स की अगर हम बात करें फिटनेस लेवल की, तो वो 39 की उम्र में भी इलीट ही है। और उसने कहीं ना कहीं ये बता के कि मैंने कार्लो एंसेलोटी को कभी प्रॉब्लम नहीं दी है, ये उसने हिंट कर दिया कि वो सेकेंडरी रोल लेने के लिए तैयार है। खैर इसी के साथ अगर बात करें बार्सिलोना से, अब देखो हाल ही में खबर तो ये आई थी कि हंसी फ्लिक अपना एक प्रॉपर ट्रेडिशनल बार्सिलोना जो एक प्रेजेंटेशन होता है वो तब तक नहीं करेगा जब तक बार्सिलोना उसको इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पूरा नहीं बताएगी। इसका मतलब हंसी फ्लिक आके पूरी तरीके से लाइन खींच दिया कि मेरे में और जाबी में बहुत अच्छा फर्क है और मैं तेरे चिपड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आने वाला, मेरे को प्रॉपर एक इकोनॉमिक ब्लूप्रिंट चाहिए जिससे मैं जब प्रेजेंटेशन या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा तो मैं ब्लैंक ना बैठे रहूं। ऐसे में यहां पर फेरान टोरेस और डियोंग दोनों को वो प्लेयर्स बताया जा रहा है कि जो सबसे ज्यादा इस समय टॉप लिस्ट पे है अगर बेचने की बात आई तो। देखो फ्रैंकी डियोंग के रिगार्डिंग बहुत सारे एनालिस्ट ये बता रहे हैं कि हंसी फ्लिक ऐसा प्लेयर यूज करता नहीं है। इसी के साथ यहाँ पर थियागो अल्कांट्रा जो कि फ्री एजेंट है, उसको प्लेयर असिस्टेंट मैनेजर बनाने की बात चल रही है कि प्लेयर की तरह भी यूज किया जाए और असिस्टेंट मैनेजर की तरह भी यूज किया जाए। ऐसे में आप ये मान के चलो कि अराउगो का फ्यूचर तो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। अगर बात करें यहां पर नेपोली की, तो नेपोली एंटोनियो कॉन्टे को अब यहां पर ऑलमोस्ट 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रही है। बस यहां पर इमेज राइट्स पे छोटा छोटा नेगोशिएशन चल रहा है। लेकिन इसी के साथ मनी लॉन्ड्रिंग का एक छोटा सा केस है कि भैया को अब लुकाकू चाहिए, जो कि उसको यहां पर आप कह सकते हो कि इंटर में भी चाहिए था और अब उसको ये चीज नेपोली में भी चाहिए। इंटरनेशनल ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया कि लुकाकू की कोई जगह नहीं है। नेपोली इस चीज को मद्देनजर रखते हुए चेल्सी के साथ नेगोशिएट कर रही है कि लुकाकू को लेके आया जाए। मान के चलो कि लुकाकू आ भी जाएगा, वो लोन होगा कि परमानेंट होगा, देखने वाली बात है। लेकिन जब भी इटालियन क्लब में किसी को भी डीथ्रोन करना होता है या फिर अपने आप को अपलिफ्ट करना होता है, तो मान के तो चल सकते हो कि एंटोनियो कॉन्टे की ही याद आती है सब।